नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर में पेश हुए। मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए। यहां से वे पार्टी नेताओं के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी समर्थक मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन के बाद वे पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। आप नेताओं का दावा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया था। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई में पेश होने से पहले ये कहा कि इसकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। घर में रेड किए, गांव में रेड की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि ये मुझे जेल में डाल रहे हैं जिससे गुजरात ना जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल मनीष सिसोदिया से कल लंबे समय तक पूछताछ हुई, क्या कुछ उसमें अहम रहा? मुस्कान, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात जाने से रोकने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर कल जो जिस तरीके से पूरे दिन सियासत देखने को मिली और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि जांच एजेंसी के इस्तेमाल के साथ साथ कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर कल सीबीआई की तरफ से जो एक नोटिस दिया गया था मनीष सिसोदिया को, जिसके अंदर 11 बजे के करीब उनको तलब किया गया था सीबीआई कार्यालय के अंदर। मगर जब मनीष सिसोदिया अपने घर से कैसे आम आदमी पार्टी मुख्यालय तक आए, उस किया गया और लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से कि केंद्र सरकार की जो आपका नीति को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला बोला जाए। और जिस तरीके से गुजरात चुनाव है और जहां पर मनीष सिसोदिया को जाना है और लगातार चुनाव प्रचार करना है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के कल 9 घंटे की पूछताछ की गई और 9 घंटे के बाद में जब मनीष सिसोदिया बाहर निकले तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रेस को यही बताया, मीडिया को यही बताया कि केंद्र सरकार जो है उनके ऊपर दबाव डालना चाहती है, जांच एजेंसी को इस्तेमाल कर रही है और फर्जी केस के तहत उनको कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और बार बार अधिकारी जो थे यानी कि सीबीआई के जो अधिकारी थे बार बार यही पूछ रहे थे कि केंद्र सरकार के यानी कि भाजपा के अंदर कौन शामिल होते हैं। और यह लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि आपको कोई भी केस नहीं है, मगर इसी तरीके से आपको परेशान किया जाएगा। ये तमाम जो जानकारी थी खुद मनीष सिसोदिया ने जो 9 घंटे की पूछताछ थी उसके बाद में खुद खुलासा किया। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट होगी कि यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ की गई और 9 घंटे के बाद में उनको फिर भी राहत नहीं मिली, यानी कि सीबीआई जो है वो दोबारा से मनीष सिसोदिया को तलब कर सकती है। जी अब जिस तरीके से सिसोदिया ने खुद ये बात कही कि उनको आम आदमी पार्टी छोड़ने का एक न्योता दिया गया है सीबीआई द्वारा, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी मुस्कान। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पहले भी कहा था कि ऑपरेशन दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया गया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बात की जा रही है। मनीष सिसोदिया को खुद ऑफर दी गई थी कि वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उनको सीएम बना दिया जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने इसके लिए बिल्कुल इनकार कर दिया, यहाँ तक कि और विधायकों को भी इस तरीके की ऑफर दी गई थी, उन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया। वह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की गई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात चुनाव और गुजरात चुनाव को जोड़कर ही सीबीआई की जो जांच है देखा जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से 9 घंटे की जब पूछताछ की गई है उसके बाद भी मनीष सिसोदिया ने यही कहा कि जांच एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी छोड़कर वो भाजपा के अंदर शामिल हो जाए, और नहीं तो इसी तरीके की कार्रवाई जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर की जाएगी और शायद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यही चीज कल जब हमने तमाम जो कार्यकर्ताओं से पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने भी कहा था कि आज
मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो गुजरात के अंदर दिल्ली का जो रोल मॉडल है उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात के अंदर अपना वजूद बनाती हुई नजर आ रही है। और उसी वजूद के तहत कहीं ना कहीं शायद ये इसीलिए मनीष सिसोदिया को कल कह सकते हैं सीबीआई कार्यालय पर बुलाया गया था और शायद वो यही कोशिश की जाएगी कि मनीष सिसोदिया जो है वो गुजरात के जो चुनाव प्रचार है उसके अंदर शामिल ना हो सके। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दीपावली से पहले 2 दिन के लिए गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को 3 अरब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में नगर निगम की 215 करोड़ 97 लाख और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 62 करोड़ 84 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार उनवल बाईपास को जनता को समर्पित करेंगे। यहां वो 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बने उनवल नगर पंचायत भवन का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नगर निगम की 226 और जीडीए की 54 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 209 करोड़ 88 लाख रुपए की नगर निगम की 188 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 6 करोड़ 9 लाख रुपए के 38 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। 6.09 करोड़ रुपए के 38 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। जीडीए के कार्यों की लागत 62 करोड़ 84 लाख रुपए है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, फिलहाल आज गोरखपुर के दौरे पर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और लगभग 1:10 से वे लखनऊ से रवाना होंगे और 2:25 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वो कृषि मेला प्रदर्शनी अवलोकन करने का काम करेंगे। साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने का भी काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे। साथ ही जनसभा आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जो पत्थर देवरिया में है वहां भी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं लगभग 3:35 पे वो देवरिया से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद वह गोरखपुर पहुंच जाएंगे और गोरखपुर लगभग 4:15 से 5:15 यानी 1 घंटे तक वो विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ शिलान्यास कार्यक्रम भी जो नगर निगम है वहां पर कार्यालय में किया जाए गोरखपुर में, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद वो 5:30 बजे गोरख मंदिर वहां पहुंचने का काम करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और देवरिया का है, जहाँ पर तमाम विकास कार्य और जो शिलान्यास कार्यक्रम है उनका कहीं ना कहीं लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और गोरखपुर की जनता को सौगात देने का काम करेंगे। देवरिया की जनता को सौगात देने का काम किया जाएगा। अरबों की सौगात यहां पर दी जा रही है और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। जनता काफी लाभान्वित इससे हो रही है। देखिए, मुस्कान 2024 से चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए भी और उनका गढ़ भी है गोरखपुर और देवरिया। जाहिर सी बात है कि वो जो अपने गढ़ भी की बात की जाए या 2024 की बात की जाए तो लगातार विकास कार्य से उत्तर प्रदेश की जनता को जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उन्होंने एटा में भी गए थे, वो अलीगढ़ भी गए थे, तो तमाम दौरे थे जहाँ पर वो विकास कार्यों को देने का काम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उसी क्रम में देवरिया और गोरखपुर को एक बड़ी सौगात देने का, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आज गोरखपुर एक बड़े शहरों में शुमार हो चुका है। एयरपोर्ट की व्यवस्था से लेकर तमाम वहां पर व्यवस्थाएं हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है। और जाहिर सी बात है कि उसको विकास कार्यों से जोड़ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता होगी और जाहिर सी बात है कि देवरिया गोरखपुर वहां की जनता को एक बड़ी सौगात देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। अब लोगों को जो ये सौगात दी जा रही है जितेंद्र, लोग किस तरीके से इस सौगात को ले रहे हैं? क्या मात्र चुनावी सौगात लोग इसे समझ रहे हैं? देखिए,
क्योंकि बात की जाए तो गोरखपुर की और मात्र ये नहीं कहा जा सकता है कि वो लोग चुनावी सौगात हो जाए, क्योंकि वहाँ से सांसद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और जाहिर सी बात है कई सालों से लगातार सांसद रहे हैं और जब भी वो गोरखपुर भी उन्होंने तमाम काम किए हैं और कहीं न कहीं उसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए जो काम है वो करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ के सांसद होने के नाते भी तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर है और जाहिर सी बात की उस जिम्मेदारी को बाखूबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में चुनावी घमासान अब तेज हो चुका है। 12 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर 19 अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं। सीएम जयराम सराज विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली बार 1983 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें मोतीराम ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1998 से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार जीतते आए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले चुनाव के बाद हार का मुंह नहीं देखा है। पहले चुनाव के बाद एक सभी पांचों चुनाव बीजेपी से ही लड़े। सभी पांचों चुनाव 1998, 2003, 2007, 2012 और 2017 में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री की माने तो वे इस बार भी जीत का छक्का लगाने जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से जयराम ठाकुर की बात अगर करें तो कल वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि ये खबर वैसे पुख्ता नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उन्होंने एक मुहूर्त निकाला है, क्योंकि आजकल जो उम्मीदवार है वो मुहूर्त निकाल के अपना जो नामांकन है वो भरते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि 19 अक्टूबर को जो है नामांकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सिराज विधानसभा क्षेत्र उनका पड़ता है। तो हालांकि अभी वो इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में जो है टिकटों पे मंथन चल रहा है, जिसमें से 35 टिकट माना जा रहा है कि भाजपा की क्लियर हो चुकी है, जिसकी सूची आज देर शाम तक या कल वो जारी कर सकती है। और जो 33 सीट है उन पर थोड़ा पेश फंसा हुआ है, उस पर मंथन जारी है। तो अभी फिलहाल यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आना की सीट क्लियर है और सिराज से उनके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं है। तो वो जो है 19 अक्टूबर को यानी कि कल वो नामांकन भर सकते हैं। जी 25 तारीख जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, नामांकन की आखिरी तारीख है। तब तक लगभग सभी प्रत्याशियों को नामांकन करना होगा। अब लिस्ट बीजेपी की कब तक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कल शाम तक जारी होगी, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी? जी बिल्कुल, अभी वैसे पिछले कल से नामांकन भी साथ ही शुरू हो चुका था। हालांकि पहले दिन शिमला जिले में किसी ने नामांकन नहीं किया है और अलग अलग जो दलों के लोग हैं वो अलग अलग जो डेट्स हैं वो निकालकर अपना जो नामांकन की तिथि है वो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं कि हम लोग इस दिन नामांकन करने जाएंगे। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में रहता है कि जिस वक्त कोई दिग्गज कोई नामांकन करने जाता है, जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे या कोई अन्य मंत्री करेगा, तो एक रैली, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन वो साथ ही रहता है, नामांकन के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन जो है उम्मीदवार करते हैं कि उनके साथ कितने लोग नामांकन के वक्त है। तो ऐसे में अभी जो आप ये मान के चलें कि अगर आज कोई नामांकन करता है, आज से लेके 25 अक्टूबर तक का जो दिन है, उस दिन जो आपको भारी जो भीड़ है वो अब जो नामांकन जहाँ पे लोग करेंगे डीसी ऑफिस में, तो वहाँ पे काफी लोग जो भारी संख्या में वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि नामांकन के साथ साथ एक इस तरह का शक्ति प्रदर्शन रहता है। तो इसमें जो उम्मीदवार है वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी साथ ही करता है कि मैं इस वक्त नामांकन कर रहा हूँ, तो इस वक्त मेरे साथ कितने लोग हैं, तो जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो इससे ज्यादा की जो लोग होंगे वो मेरे साथ होंगे। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनहित में बेहतर से बेहतर काम कर रही है। जनता के बीच जाकर उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि विजयवर्गीय ने यह कहा कि धामी सरकार के सभी निर्णय और फैसले जनता के हित में है। उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में शानदार तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार जहां विकास कर रही है वहां राज्य सरकार की भी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रहा है। कल मैं गया तो पोलिंग बूथ पे जब हम पोलिंग बूथ की बैठक लेते हैं तो हम पूछते हैं कि आपके पोलिंग बूथ पे कौन कौन सी सरकार की योजनाएं आ रही है और क्या कितने ऐसे प्रधानमंत्री आवास बने हैं, ऐसा सब हम लोग पूछते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला मुझे कि काफ़ी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, गरीबों को अनाज भी मिल रहा है और आज तो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि का पैसा भी शायद आज किसानों के खाते में पहुंच गया होगा, आज होने वाला था वो भी पहुंच गया होगा। तो अब यही एक सरकार और सरकार में अंतर यही है। मैं इंदौर में रहता हूँ, झाबुआ में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे, तो वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 ही पैसे पहुँचते हैं। और मुझे कहते हुए फक्र है ये कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुँचता है, 1 नया पैसा कम नहीं होता। तो ये सरकार की नीयत और नीति दोनों इसमें दिखाई देती। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना था, आप लोग यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे निर्णय लिए। घटनाक्रम तो होते रहते हैं, पर घटना के बाद सरकार की रिएक्शन क्या होती है ये महत्वपूर्ण होती है। और सरकार ने हर जो भी घटना हुई उसमें रिएक्शन सरकार की बहुत अच्छी थी, सेटिस्फैक्टरी। सर एक सवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड पहुंचे और धामी सरकार की जमकर सराहना की है उन्होंने। जी बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय वो उत्तराखंड के दौरे पर थे। यहाँ पर वो फीडबैक लेने आए थे मंत्रियों की, विधायकों की और मुख्यमंत्री के। तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जब फीडबैक ली तो फीडबैक में यही पाया कि जो धामी सरकार फैसले ले रही है, जो धामी सरकार काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने सांसद से लेके सरकार के मंत्री तक और मंत्री से लेके बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ता तक सभी से फीडबैक लिया और सभी से यही फीडबैक मिला कि धामी सरकार जो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है वो सराहनीय है। कोई भी यहाँ पर योजना आती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, तो उसे ग्रामीण लोगों तक जो है उसका लाभ पहुंचता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर फैसलों की उन्होंने यहाँ पर बात की कि कोई भी घटना अगर हो जाती है तो धामी सरकार जिस क्रम में त्वरित एक्शन लेकर जो फैसले लेती है वो सराहनीय है। त्वरित फैसलों पर जनता काफी सराहना कर रही है। तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर फीडबैक में यही पाया कि उत्तराखंड सरकार जो काम कर रही है वाकई सराहनीय है। जी मुस्कान, इसी के साथ और क्या कुछ इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने खास कहा? जी बिल्कुल साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का यही कहना था कि हम यहाँ पर फीडबैक लेने आए थे कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती है वो जो आम जनता तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। वक्त वक्त पर ये फीडबैक हर राज्य से लिया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड से भी जो है फीडबैक लिया जा रहा है। और बिल्कुल जाहिर तौर पर मैं आपको दूसरा इसका रुख बताऊं तो धामी सरकार में जो कैबिनेट में विस्तार होने वाला है, कहीं ना कहीं इस दौरे से उसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर पहले ही ये साफ हो चुका है कि धामी सरकार में जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो करीब वो जो जल्द ही हो जाएगा। इसके चलते भी जो है कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर फीडबैक लेने आए थे और जाहिर तौर पर अब वो फीडबैक जो है केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। उसके बाद केंद्रीय जो धामी कैबिनेट में वो विस्तार हो सकता है। जी मुस्कान। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजनीति और शतरंज में कब बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र से राजनीति की जो खुशबू महसूस हो रही है वो किसी नई फिजा का संकेत देने लगी है। दरअसल शिवसेना की
अंधेरी ईस्ट से उम्मीदवार ऋतुजा लटके का अब निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल का नामांकन ही वापस नहीं लिया, बल्कि ये भी घोषित कर दिया है कि पटेल निर्दलीय उम्मीदवार भी नहीं होंगे। जबकि इस सीट के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एडी चोटी का जोर लगा रखा था। गौर हो कि ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके अंधेरी ईस्ट से ही विधायक थे। रमेश परिवार के साथ दुबई गए थे और हृदय पक्षाघात में उनका देहांत हो गया था। ऋतुजा बीएमसी में क्लर्क थी और उद्धव ने इस्तीफा दिलाकर उन्हें अंधेरी ईस्ट से उम्मीदवार बनाया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऋतुजा का इस्तीफा मंजूर न होने देने के लिए बीएमसी पर पूरा जोर लगा दिया था। इधर बीजेपी ने पटेल को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही ऋतुजा का इस्तीफा मंजूर हो सका और वो उम्मीदवार बन पाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ऋतुजा लटके का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, क्या कारण है कि बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, महाराष्ट्र मुंबई के अंधेरी उपनगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल के नामांकन को वापस ले लिया है और यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाली उम्मीदवार ऋतुजा लटके का जीतना सुनिश्चित हो गया है। लेकिन जिस तरह से यह समीकरण बनाया गया वह बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ राज साहब ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखते हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वापस ले लेना चाहिए। उसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वापस होना चाहिए। अब ऐसे में निर्विरोध चुना जाना चाहिए ऋतुजा लटके को। खासकर शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे के गुट के नेता प्रताप सरनाईक ने भी एक पत्र लिखा और इसमें मांग की कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वापस ले लेना चाहिए। ये तमाम समीकरण कहां से हुआ, इसकी जानकारी जो है कहीं कहीं अब मीडिया को लग चुकी है। जानकारी यह है कि एक उद्योगपति की पत्नी ने देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को निमंत्रित किया था। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब 40 से 45 मिनट की वार्ता हुई, जिसमें पूरी समीकरण को बनाया गया और बातचीत की गई। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है, वह भी धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ऋतुजा लटके का जीतना सुनिश्चित हो गया है। जी। अब बीजेपी की ओर से क्या कोई बयान सामने आया है नामांकन वापस को लेकर? क्योंकि खुद जो मुर्जी पटेल उनके जो वो थे प्रत्याशी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हाईकमान का आदेश है, इसलिए उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। बिल्कुल मुस्कान जी, मुर्जी पटेल ने खुद ये कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी वह सम्मान करते हैं। इसलिए दिल्ली से जो उन्हें नामांकन वापस लेने का कॉल आया, उस पर चर्चा किया। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी दबाव बनाया गया और उन्हें अपना नामांकन ले लिया। लेकिन इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि वह अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो मन बना रहे थे, उस पर भी लगाम लगा दिया गया है। तो यह जो पूरा आंकड़ा जो है कहीं कहीं ऊपरी दबाव के चलते उन्होंने माना है और उन्होंने माना है कि हमारे जो बड़े नेता है उनका हम सम्मान करते हैं, उनके आदेश को हम मानते हैं, इसलिए हमने नामांकन वापस लिया है। हालांकि ऋतुजा लटके के जीतने के बाद महज 1.5 साल का जो वक्त मिलेगा, इस बीच 6 महीने तक का जो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया होगी वह पूरी होगी। तो बेहद कम वक्त है और इस कम वक्त में भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि उनका उम्मीदवार मुर्जी पटेल की हार सुनिश्चित है, क्योंकि जिस तरह से ऋतुजा लटके को और शिवसेना को सिंपैथी मिल रही थी, ऐसे में तमाम जानकारियां मान रहे थे कि ऋतुजा लटके की जीत सुनिश्चित है और मुर्जी पटेल की हार सुनिश्चित है। इस वजह से भी एक माना जा रहा है कि यह फैसला कहीं भारतीय जनता पार्टी के हित की बात है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भारत चुनाव आयोग ने कश्मीर से बीजेपी नेता जावेद कुरैशी समेत
जम्मू कश्मीर के 10 अन्य उम्मीदवारों को जुलाई 2023 तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अपनी सूची में शामिल कर लिया है। बताया गया है कि सूची में शामिल इन 10 उम्मीदवारों ने साल 2019 में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आयोग ने इन सभी से चुनाव खर्च का लेखा जोखा मांगा था, जिसे वो दे पाने में विफल रहे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने 13 अक्टूबर को आदेश जारी कर अयोग्य करार किए गए सभी उम्मीदवारों को इस संबंध में सूचित कर दिया है। आयोग का कहना है कि चुनाव लड़ने के बाद से ही इन उम्मीदवारों से चुनाव खर्च का लेखा जोखा मांगा जा रहा था, परंतु जब किसी भी उम्मीदवार ने आयोग के समक्ष खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया तो अंत में आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया है चुनाव आयोग ने 10 ये जो राजनेता है उनको, अब इसमें ये जो सबसे बड़ा एक्शन माना जाए चुनाव आयोग का, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भाजपा नेता जावेद कुरैशी समेत 10 उम्मीदवारों को 2023 तक कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है और कहा उनको अपनी सूची में शामिल किया है। इन 10 उम्मीदवारों ने वर्ष 2019 में जो है लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आयोग ने इन सभी से चुनाव का खर्च और लेखा जोखा मांगा था, जिसे दे पाने में ये विफल रहे हैं। और उसके बाद ही चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, ये 10 लोग उन चुनाव आयोग ने अपनी सूची में रखे हैं और इनको अयोग्य करार देते हुए इनको 2023 तक जो है चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है। और कहा जाए अयोग्य घोषित जो है किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से घाटी के अंदर भाजपा कोशिश कर रही थी कि अपने नेताओं को खड़ा करके वहां से सीटें हासिल कर ले, लेकिन जिस प्रकार से इनको अयोग्य घोषित किया है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आने वाले दिनों में कहा जाए मुसीबत का समय बन सकता है, क्योंकि लगातार कोशिश जो है भाजपा कर रही है कि घाटी से उसको ज्यादा सीटें मिले। घाटी में वो अब इसी वजह से लगातार घाटी में काफी ज्यादा काम करवा रही है इस समय यूटी सरकार, एलजी सरकार जो है। और कहा यही वजह है कि अब जो इन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया है उसी की वजह से इनका अयोग्य करार दिया है। जी, अब इनको अयोग्य करार देने के बाद इन पर एक्शन किस तरीके का लिया जाएगा? देखिए, एक्शन चुनाव आयोग ने लेना है, अब ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जिस प्रकार से इनके लेखा जोखा मांगा गया था 2019 में जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दौरान इन्होंने क्या क्या खर्च किया, क्या नहीं खर्च किया, कहाँ पे पैसा लगाया, किस किस जगह इन्होंने पैसा बांटा, उस चीज का सारा ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग ने मांगा था, जिसे देने में ये नाकाम रहे हैं और उसी को लेकर चुनाव आयोग ने इन पे कार्रवाई की है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।